तैयार हो जाइए आप, क्योंकि संविधान एक बार फिर से बदलने वाला है। बीजेपी एक बार फिर से ऐतिहासिक फैसला लेने वाली है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने वाला है। मतलब सारे चुनाव एक साथ होंगे। और इसी मसले पर विपक्ष जो है वो हमलावर है। वो ये कह रहा है कि इसमें बीजेपी की बहुत बड़ी वाली राजनीति है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन आपके मन में ये सवाल आएगा कि जनता से इसको क्या फायदा होगा। अगर ये नया कानून बनता है तो जनता यानी आम आदमी को इससे क्या फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा। तो आज के रिमझिम के 5 पॉइंट्स में इन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, जनता को क्या फायदा होगा। दूसरा है क्यों भड़का हुआ है विपक्ष इस मसले पर। तीसरा है क्या है बीजेपी की राजनीति। चौथा है संविधान आखिर क्या कहता है। और पांचवा है कि क्या है एक देश और एक चुनाव का इतिहास। मैं आपको बताऊं, ये पहली बार नहीं है। आजादी के बाद भी सारे चुनाव एक ही साथ होते थे, फिर बीच में ऐसा कुछ हुआ कि चुनाव अलग अलग होने लगे। तो आज हम इस चीज पे समझते हैं। तो सबसे पहला है कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और जनता को क्या फायदा। अब देखिए, जनता अक्सर परेशान रहती है कि नेता आते हैं, वोट लेते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं और फिर कभी पलट के नहीं देखते हैं। इसका कारण यही है कि देश में हर साल कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी पंचायत चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी ये चुनाव, कभी वो चुनाव। तो नेताजी को कैसे वक्त मिल पाएगा वादे पूरे करने का, क्योंकि वो तो चुनाव प्रचार में बिजी है। और इसी का इलाज है वन नेशन वन इलेक्शन। इन ग्राफिक से समझिए आप। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि सारे चुनाव एक ही साथ हो जाए, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे फिर वो लोकसभा चुनाव हो। ये बार बार चुनावी माहौल ना बने। इसी कानून को लागू करने के लिए लॉ कमीशन कई बार सुझाव दे चुका है, चाहे फिर वो 1983 में हो, चाहे 1999 में हो, या 2015 में हो, या 2018 में हो। और 2022 में ECI भी कह चुका है, यानी इलेक्शन कमीशन, कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पर सबसे पहले ये जानिए कि इसमें जनता को, देश को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले तो पैसे बचेंगे। चुनाव आयोग और नेता लोग हर चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और ये सारा तो टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। और 100-200 करोड़ खर्च नहीं करते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे तो एक ही बार खर्चा होगा और समय भी बचेगा। लॉ कमीशन का भी यही कहना है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो धीरे धीरे हमारा खर्चा कम होता जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा है कि चुनावी मोड से निकलकर नेता लोग विकास पर ध्यान दे सकेंगे, हर वक्त चुनावी माहौल में या चुनावी प्रचार में बिजी नहीं रहेंगे। तीसरा फायदा है कि वोटर परसेंटेज बढ़ेगा। वोट डालने के लिए आप भी कितनी बार इधर से उधर होते होंगे, कितनी बार आप नहीं डाल पाते होंगे, लेकिन आपको पता है कि एक ही बार चुनाव होगा तो आपको एक ही बार जाना होगा अपने क्षेत्र में। दूसरा है कि इस मसले पर क्यों भड़का हुआ है विपक्ष। विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें बीजेपी जनता का फायदा नहीं चाहती है, वो तो सत्ता में बने रहने की एक बड़ी चाल चल रही है जो आपको समझ लेनी चाहिए। देखिए विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि भैया इसमें बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है। क्षेत्रीय मुद्दों को बीजेपी दबाना चाहती है और राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह देना चाहती है, इसलिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाना चाहती है। इससे ये होगा कि क्षेत्रीय पार्टी तो दबी रह जाएगी और राष्ट्रीय पार्टी जैसी कि बीजेपी है उसको बल मिलेगा। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि बीजेपी को पता है कि वो कई राज्यों में ऑलरेडी हार रही है और क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बढ़ रहा है, इसलिए ही सरकार ये चुनावों से पहले नया बिल लागू करना चाहती है। विपक्ष का ये भी कहना है कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, इससे सरकार डर गई है। विपक्ष को एकजुट होने का, लोगों तक पहुंचने का, रणनीति बनाने का बीजेपी वक्त ही नहीं देना चाहती है। बीजेपी तो चाहती है कि सारे वोट्स उनके पास आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि विपक्ष काट दे वोट, इसलिए एक ही बार में सारे चुनाव हो जाए। तो ये तो हुई राजनीति की बात, ये तो हुए विपक्ष के आरोप। लेकिन अगर संवैधानिक प्रक्रिया से देखा जाए और अगर सरकार इस वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल लाती है और दोनों सदनों में पास भी करवा देती है, इसके बाद भी बीजेपी को कम से कम 15 राज्यों की सहमति की जरूरत होगी। और देखा जाए तो बीजेपी के लिए इतना कठिन काम नहीं है, वो ये कर सकती है। सबसे पहला डाउट है कि अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए और किसी पार्टी या फिर गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या होगा, वापस से चुनाव होंगे? तो लॉ कमीशन ने इसका भी सुझाव दिया है कि भैया जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको हम सरकार बनवा देंगे, और अगर ये भी नहीं हो पाता है तो फिर हम मध्यावधि चुनाव करवाएंगे और उसमें जो जीतेगा उसको उतने ही टाइम के लिए सरकार में रहने का मौका मिलेगा जितना कार्यकाल बचा है।
पूरे 5 साल नहीं मिलेंगे। दूसरा सवाल यह है कि अचानक अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए या अविश्वास प्रस्ताव पड़ जाए और सरकार गिर जाए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। तो लॉ कमीशन ने इसका भी सुझाव दिया कि अविश्वास प्रस्ताव से आप तभी सरकार गिराओ जब दूसरी सरकार पर विश्वास हो, ताकि चुनाव करवाने की नौबत ही ना आए। एक और बड़ी चुनौती है इलेक्शन कमीशन के लिए कि एक साथ चुनाव करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को नई ईवीएम मशीनें खरीदनी पड़ेंगी और उसमें करोड़ों का खर्च आएगा। तीसरा है कि क्या है बीजेपी की राजनीति। अच्छा, ये ऐसी राजनीति है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट ने हमें बताई है और ये बात शायद विपक्ष भी नहीं कहेगा। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति क्या हो सकती है। समझिए आप, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि अभी जो ये इंडिया विपक्षी गठबंधन सामने आया है, इन लोगों का एजेंडा ये है कि विधानसभा में तो हम लोग एक साथ नहीं हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों में हम एक साथ हो जाएंगे। विधानसभा की बात करें तो ये लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं, और अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो सीटों की तो इधर मारकाट मच जाएगी। मतलब जो ये इंडिया गठबंधन है वो तो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, और बीजेपी तो यही चाहती है। आप बंगाल का उदाहरण ले लीजिए कि ऐसे तो ममता बनर्जी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन जैसे ही वेस्ट बंगाल की बात आती है वैसे ही पता चलता है कि कांग्रेस अलग हमलावर है, ममता दीदी अलग हमलावर है, वाम दल अलग हमलावर है, ये इसकी बी टीम, ये उसकी बी टीम, तो ये आपस में ही लड़ते हैं। सेम बात यूपी में है, अखिलेश और कांग्रेस के बीच में सीटों की मारामार है। विधानसभा में कैसे ये लोग डिसाइड करेंगे कि एक उम्मीदवार को खड़ा करना है? लोकसभा में फिर भी कोई ना कोई फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन बीजेपी तो अपने मुंह से यही कह रही है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये जनता के लिए बहुत फायदेमंद है, और देखा जाए तो लग भी रहा है कि एक ही बार में सारे चुनाव हो जाएंगे तो हमारी थोड़ी मुश्किलें कम हो जाएगी, माथापच्ची थोड़ी कम होगी। बाकी सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति तो चलती ही रहती है। चौथा है कि संविधान क्या कहता है। तो इस पॉइंट में आप समझिए कि संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद बदलने पड़ेंगे इस नए कानून को लाने के लिए, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, लॉ कमीशन ने क्या क्या सुझाव दिए हैं, और अगर लागू हो जाता है तो देश में फिर होगा क्या। संवैधानिक स्थिति के अनुसार नई सरकार को 26 मई 2024 तक शपथ ग्रहण कर लेना है। करीब 1.5 अरब की आबादी वाले देश में चुनाव करवाना कोई आसान बात नहीं है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए थे और मार्च महीने में ही चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। यानी चुनाव से लेकर नई सरकार बनाने तक की प्रक्रिया में कम से कम 3 महीने लग गए थे। इसी तरह देखें तो अगले वर्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में अभी 7 महीने बाकी है। तो क्या ये संभव है कि इन 7 महीनों में वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बनाकर उसे जमीन पर उतार दिया जाए? हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कानून लाने और नए कानून के मुताबिक लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभा के भी चुनाव करवाने के लिए कम से कम 8 महीने का वक्त लग सकता है। अब आप ये जानिए कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव दिया था। लॉ कमीशन के हिसाब से देश में 2 फेजेस या 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। कुछ विधानसभाओं के चुनाव आप लोकसभा के साथ करा दो, और जो बाकी बची हुई राज्य की विधानसभा है उसको आप दूसरे चरण में करवा दो। लेकिन ये करने के लिए आपको कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा और कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल भंग करके कम करना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए यानी वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों को बदलना पड़ेगा। वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 83, 85, 172, 174 और 356। बेसिकली इन अनुच्छेदों में ये बताया गया है कि कौन और कैसे विधानसभाओं को भंग कर सकता है या उनका कार्यकाल बढ़ा सकता है। अगर हम लॉ कमीशन के सजेशंस को माने तो अपने पास 3 विकल्प, देश के पास 3 विकल्प हैं। पहला है कि सारे चुनावों को एक साथ कराया जाए। अब आप एग्जाम्पल से समझिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होने हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा और सिक्किम में जो विधानसभा चुनाव है वो लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद होने हैं। ऐसे में जिन राज्यों में पहले चुनाव होने हैं उनका आप कार्यकाल बढ़ा दो, और जहां बाद में होने हैं उनका आप घटा दो यानी भंग कर दो।
और अगर आपने ये सब कर लिया तो आप अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव इन सब राज्यों के एक साथ करवा सकते हो। अब दूसरा विकल्प है कि 2 फेजेस में यानी 2 चरणों में चुनाव हो। अब आप एग्जाम्पल से समझिए कि असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में 1 से 2 साल का अंतर है। ऐसे में इन राज्यों को आप दूसरे चरण में कर सकते हो। इनका कार्यकाल भंग करने की बजाय आप इनको दूसरे फेज में इनका चुनाव करा सकते हो। तो बेसिकली 2 बार चुनाव होंगे। तीसरा एक विकल्प निकल कर आता है कि आप हर साल 1 बार चुनाव करवा दो। अगर अभी की स्थिति देखें तो हर साल ऑन एन एवरेज 5 से ज्यादा चुनाव होते हैं और सब इसी गहमा गहमी में लगे रहते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इन 5 चुनावों की जो डेट्स है वो एक ही बार में कर दो। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी बनाओ कि हर साल 1 बार चुनाव हो और काम खत्म। और 5वां है कि क्या है एक देश एक चुनाव का इतिहास। आजादी के बाद जो चुनाव होते थे वो एक ही साथ होते थे, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि हालात बदल गए। इन ग्राफिक से समझिए। आजादी के बाद यानी 1951, 52, 57, 62 और 67 में देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ ही होते थे। लास्ट साल था 1967 जब एक साथ देश में चुनाव हुए। लेकिन 1967 के बाद कुछ ऐसे हालात बने कि 1968-69 में कुछ विधानसभाएं और लोकसभा भंग हो गई। भंग होने के बाद देश के हालात बदल गए और चुनाव वापस करवाने की स्थिति पैदा हुई और इसके बाद से ऐसा हुआ कि अलग अलग चुनाव होने लगे। मैं आपको बताऊं कि 1983 में भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद लॉ कमीशन यानी विधि आयोग की तरफ से भी 1999 में रिपोर्ट में एक चुनाव की बात की गई थी। इसके बाद कई सारी रिपोर्ट्स आई लॉ कमीशन की कि कैसे भारत जो है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन कानून बना सकता है और करवा सकता है। बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो में इसको लागू करने की बात कह चुकी है। मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंगली कि कांग्रेस और विपक्ष इस पूरे कानून का, इस पूरे बिल पर इसकी टाइमिंग का विरोध कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इसका समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कोई नया कानून नहीं है, ये पुराना है, पहले भी देश में ऐसा होता था और हम इसका स्वागत करते हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव पर चर्चा इसलिए तेज हो रही है क्योंकि मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुला दिया है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। मतलब 5 अहम बैठकें होगी और अभी तक एजेंडा क्लियर नहीं किया है। तो सारे जने अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार खेलने वाली है चुनावों से पहले। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।